हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए जीके एंड जीएस का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज ये प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसकी अंतर्गत हम टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी में आपको लगभग 50 जीके एंड जीएस के प्रश्न मिल सकते हैं जो जीएस के सभी सेक्शनों से होंगे। तो इसमें जो हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे वो सभी पोर्शन का कलेक्शन होगा, जिसमें बहुत बेहतरीन आपके सामने प्रश्न रखे गए हैं जिनकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आने की 100% रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आप लोग पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा और अंत में ये अवश्य बताइएगा कि आज आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आज आपके 50 में से 40 प्लस अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई बहुत सही दिशा में चल रही है। तो दोस्तों, जो हमारा प्रयास होना चाहिए वो पहली बार पीईटी पार, यानी अब की जो पहली ही बार में आपको पीईटी पार करना है। तो अगर आपका टारगेट है 50 में 50 सही करने का, तो पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास फैला दो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो चलते हैं, आज की ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लाया गया है और पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। आप लोग बताइए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो बताइए, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो रेड क्लिफ रेखा, जो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी वह रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, क्या लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है। आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या 552, जो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है वह 552 हो सकती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। आप लोग बताइए कि मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बी है, क्या ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, यानी मानव शरीर में जो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है उसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी बोध प्राप्त हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी बोध प्राप्त हुआ था। आप लोग आंसर, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये इतिहास क्वेश्चन से सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या बोध गया, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न और ही लाजवाब प्रश्न है ये। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है। आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक इसे कहते हैं। IBRD, क्या IBRD, इसे ही IBRD कहा जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। तो अब चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज
का कोड लिखा जाता है तो आप लोग बताइए कि किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज पर कोड लिखा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है जो ओजोन दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। ये स्टैटिक का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो आप लोग आंसर बताएं। तो आशा करते हैं कि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो 16 सितंबर है, इसी दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है, तो आप लोग आंसर बताएं। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और अब तक यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर ए, जो प्रयागराज है, इसी में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जनपद ऐसा है जो प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो सोनभद्र है उसकी सीमा प्रयागराज से नहीं लगती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो मुरिया है, जो मुरिया है वह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। पद्मावत के रचयिता कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्रंथ था पद्मावत उसके रचयिता कौन है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो पद्मावत थे उसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, जो जायसी का पूरा नाम है, उनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अब चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। आपको सुमेलित करना है, यानी इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो युग्मांक वो दिया गया है वह सुमेलित नहीं है, तो आप लोग बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सुमेलन कर लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो बिरहा है वह सुमेलित नहीं है, जो बिरहा है वह सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से चित्रकूट जो जिला है उसे कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है, तो आप लोग बताइए। जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता था अभी तक, उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब की थोड़ा इसका वेटेज कम होगा। तो आप लोग जिन क्वेश्चनों को हम आपको करवा रहे हैं वैसे ही एकदम सेम 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और आपको कहीं ये भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग पूरा जो प्रैक्टिस सेट है उसे ध्यान से देखिएगा, भटकिएगा मत। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो हमीरपुर है उसकी सीमा चित्रकूट से नहीं लगती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। वृद्धेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनवाया गया था। आपसे पूछा जा रहा है जो वृद्धेश्वर मंदिर है वह किस राजा द्वारा बनवाया गया था, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो राज चोल प्रथम थे उन्हीं के द्वारा वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना कब हुई, तो आप लोग आंसर बताएं।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है कौन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यानी वर्ष 2019 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि 2019 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया? तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अब तक का सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अभिजीत बनर्जी, जो डॉक्टर अभिजीत बनर्जी है, इन्हीं को 2019 का भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के साथ विवादित है? भूगोल का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है कि जो तीस्ता नदी है, जो तीस्ता नदी परियोजना है, वह किन देशों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है? तो आप लोग आंसर बताएं कि तीस्ता नदी किन देशों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो भारत तथा बांग्लादेश है, इन्हीं देशों के बीच में तीस्ता नदी विवाद का कारण बनी हुई है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है? क्या भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद 24 इसी में कहा गया है कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अग्नाशय में कौन सा रस निःसृत करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो आप लोग बताइए कि अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो अग्नाशय है उसी से इंसुलिन रस निकलता है या निःसृत होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे पूछा जा रहा है जो चौरी चौरा घटना कब हुई थी? इतिहास का बहुत ही फेवरेट प्रश्न रहा है कि जो चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो आप लोग बताइए कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922, जो 5 फरवरी 1922 है, इसी दिन चौरी चौरा घटना हुई थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में गलत विकल्पों का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि जो अटल पेंशन योजना है उसमें उसके संदर्भ में निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है? आप लोग बताइए, आपको गलत विकल्प बताना है। पूरा आप लोग प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप लोग आंसर बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर डी, इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष होता है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये गलत है। तो आपका जो आंसर इसका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 60 वर्ष है, यही आपका आंसर बनेगा। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों ही है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो मॉडेम है वह एक आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है, आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग आंसर बताएं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो उत्तर प्रदेश डैश यानी चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। भारत कला भवन संग्रहालय
अवस्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत कला भवन संग्रहालय है वह कहाँ पर अवस्थित है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और अब तक यूपी में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो आप लोग इसके आंसर बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो भारत कला भवन संग्रहालय है वह अवस्थित है वाराणसी में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। हाल ही में किसी वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो आप लोग आंसर बताइए कि किस वर्ष 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, अबी अहमद अली जो इथियोपिया के राष्ट्रपति थे उन्हीं को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 दिया गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। भारतवर्ष में अकेले एकमात्र स्थान है जहां टिन पाया जाता है, तो आप लोग बताइए कि वह भारत में कौन सा स्थान है जहां पर टिन पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो बस्तर छत्तीसगढ़ है, यह भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर टिन पाया जाता है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, क्या बस्तर छत्तीसगढ़। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एब्सेंट रहें तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एब्सेंट होंगे तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार करेगा। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुरु नानक थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो गुरु नानक थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था या नियुक्त किया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी स्थापना 1908 में हुई थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है जो ईमेल है या इलेक्ट्रॉनिक मेल है वह क्या होता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपसे यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ईमेल के जनक किसे कहा जाता है, बार बार पूछा गया है कि ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कि ईमेल क्या होता है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसी को ईमेल कहा जाता है। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो नेशनल हाईवे 2 है जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है वह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में यूएस ओपन 2019 खिताब जीता। आपसे पूछा जा रहा है कि किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता, तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, बियंका एंड्रेस्कू, क्या जो बियंका एंड्रेस्कू हैं उन्होंने ही 2019 का यूएस ओपन खिताब जीता, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। सार्क यानी पहला दक्षिण सम्मेलन जिसे आप सार्क भी कहते हैं कहाँ आयोजित किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आप लोग आंसर बताइए।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अगर इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो ढाका है, जो सार्क का पहला सम्मेलन है वह ढाका में आयोजित किया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा कारण है जिसके द्वारा आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो आंतरिक अशांति है, अब इसके कारण आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 1978 से पहले इसके कारण भी लग सकता जाता था। जो हुआ था 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको संविधान से हटा दिया गया था। तो आप लोगों ने समझा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो फतेहपुर सीकरी है, जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है अगर किसी प्रोडक्ट की मूल्य में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता अधिशेष में कमी। अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो फिर उपभोक्ता अधिशेष में कमी आएगी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। पांडा क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि पांडा क्या है। पांडा बताइए कि आपका एक प्रकार का क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आप लोग इसका आंसर दिए पांडा एक प्रकार का वायरस है। पांडा क्या है? पांडा एक प्रकार का वायरस है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। पीएम मोदी ने हाल ही में अगस्त 2019 में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया है? आपसे पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी ने किस देश में 2019 अगस्त में रुपे कार्ड लॉन्च किया है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, यूएई, जो यूएई में 2019 अगस्त में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, तो आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो शुक्र ग्रह है वह आकार में पृथ्वी की अपेक्षा छोटा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा चुनाव है जिन्हें निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो स्थानीय निकायों का चुनाव है उसे निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपसे पूछा जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, आप लोग बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जा सकता है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जा सकता है, तो आप लोग बताइए कि किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जा सकता है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। क्या किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे कहा गया है EGA का विस्तृत रूप है। आपसे पूछा जा रहा है कि EGA का विस्तृत रूप क्या है, आप लोग बताइए कि EGA का विस्तृत रूप क्या है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, इन हैंड ग्राफिक्स
एडाप्टर आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जो EGA का विस्तृत रूप होगा वो होगा इन हैंड ग्राफिक्स एडाप्टर। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। साहित्य अकादमी ने हाल ही में किसे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना है? तो आपको बताना है कि 2019 में हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गोविंद शर्मा, जो गोविंद शर्मा है इन्हीं को ही 2019 में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो आपका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो बांग्लादेश है वह भारत के साथ 4096.6, अगर आपसे पूछा जाए कितना, तो 4096.6 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की अधिकतम आयु क्या है? आप लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, आप किस उम्र तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? तो आप लोग बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। आशा करते हैं कि आपने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिरत्न का संबंध है, आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है? आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये इतिहास का बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को द किंग हमा द आर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान से सम्मानित किया है? तो आप लोग बताइए कि किस देश ने पीएम मोदी को द किंग हमा द आर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान से सम्मानित किया है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अगर इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी बहरीन, अगर आपने आंसर बहरीन दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो बहरीन है उसी ने हाल ही में द किंग हमा द आर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो आप लोग बताइए कि पृथ्वी पर कितने % जल की मात्रा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अगर इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी में जो 71% है, यानी पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वह क्या होनी चाहिए? आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, पहले आप लोग ये बताइए कि आज आपकी जो हमने 50 टॉप मोस्ट MCQ क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में करवाए उसमें आपके कितने सही हुए। अगर आपका 40+ अगर सही हो जाता है तो मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई बहुत बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको धैर्य और पेशेंस के साथ धीरे धीरे पढ़ते चलना है और इसी तरह के MCQ क्वेश्चन को हल करते रहना है जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना ना भूलें कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।